Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 36 of Data Logic and Design CS 302। ये लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल ऑफ 3 बिट अप डाउन काउंटर से। 3 बिट अप डाउन काउंटर की एग्जांपल हमने पहले भी देखी हुई है जो कि लेक्चर नंबर 32 में मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया था इस काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस लेक्चर में जो ये एग्जांपल की हुई है यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया हुआ है। बाकी इसका प्रोसीजर तकरीबन बिल्कुल सेम ही होगा जो कि लेक्चर नंबर 32 में हमने फॉलो किया है। जस्ट ये फ्लिप फ्लॉप चेंज करने से इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चेंजिंग किस किस्म की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट लिखी हुई है जो कि 000 है। और चूंकि ये अप डाउन काउंटर है तो इस पे एक एक्सटर्नल इनपुट भी मौजूद होगी। तो एक्सटर्नल इनपुट अगर हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो हम अप काउंट करेंगे, तो प्रेजेंट स्टेट 000 से हम नेक्स्ट स्टेट 001 पे मूव कर जाएंगे। इस तरीके से अगर प्रेजेंट स्टेट 001 है और हमने एक्स पे 0 प्रोवाइड किया हुआ है तो हम उससे नेक्स्ट स्टेट मतलब 010 पे मूव कर जाएंगे, और इस तरीके से ये कंप्लीट टेबल बना हुआ है। उसके बाद जो सेकंड टेबल है वो इस हिसाब से है कि अगर प्रेजेंट स्टेट हमारी 000 है और हमने एक्स पे 1 प्रोवाइड किया है तो हम डाउन काउंट करेंगे। तो 000 से जो प्रीवियस स्टेट है वो हमारे पास 7 होगी जिसकी बाउंड्री 111 बनती है। इस तरीके से अगर हम 001 पे मौजूद हैं तो उससे जो प्रीवियस स्टेट है वो 000 होगी। तो ये कंप्लीट टेबल भी इस हिसाब से बना हुआ है। उसके बाद आगे 3 कॉलम और बने हुए हैं जो कि डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं। मतलब अगर हमारी करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 0 ही होनी है तो उसके लिए D2 इनपुट पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से Q1 पे भी आप देख सकते हैं करंट स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है तो उसके लिए भी हम 0 प्रोवाइड कर देंगे। और अगर हमारी करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 आनी है तो हम D इनपुट पे 1 प्रोवाइड कर देंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप चूंकि बिल्कुल सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें जो भी नेक्स्ट स्टेट आनी होती है वही हमने इसकी इनपुट पे प्रोवाइड करनी होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 010 है तो वही इसको हमने इनपुट प्रोवाइड की हुई है, और यही जो हमने इसको इनपुट प्रोवाइड की है यही डाटा डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल हमारे पास बन जाएंगे जो कि नेक्स्ट स्टेट टेबल हैं। इसके बाद फिर हमने इन टेबल्स को देख के कार्नोफ मैप डिजाइन करने हैं। तो इन टेबल से कार्नोफ मैप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ये पहले डिस्कस किया हुआ है, काफी दफा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जस्ट इसका आइडिया दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे 3 के मैप हम डिजाइन करेंगे। फर्स्ट के मैप जो है वो D2 कॉलम के लिए होगा, फिर उसके बाद D1 के लिए और D0 के लिए। तो D2 कॉलम की यहाँ पे हमारे पास 8 एंट्रीज मौजूद हैं और 8 एंट्रीज हमारे पास इस जगह पे मौजूद हैं। तो जो हम के मैप डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर टोटल 16 एंट्रीज होंगी। अब इन 16 एंट्रीज को के मैप में प्लेस करने के लिए हम ये प्रेजेंट स्टेट और इसके साथ जो एक्स की वैल्यू है इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 Q1 Q0 ये तमाम 0 हैं और उसके साथ X0 भी 0 है। तो इनके अगेंस्ट D2 की क्या वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q20 Q10 उसके साथ Q0 भी 0 है और X भी 0 है, तो इस जगह पे एक 0 प्लेस किया हुआ है। इस तरीके से अगर इस वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास Q2 की वैल्यू 0 है, Q1 की 1 है, Q0 की भी 0 है और फर्स्ट वाले टेबल के अंदर X की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 1 और उसके बाद इस जगह पे 10, मतलब ये Q2 की वैल्यू है 0, फिर उसके बाद Q1 की वैल्यू है 0 1, Q0 की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू 0 है, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि 1 प्लेस किया हुआ है। इस तरीके से जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू भी 0 है, लेकिन यहाँ पे X की वैल्यू 1 है। तो अब इस वैल्यूज को देख के हम इस जगह पे एंट्रीज प्लेस कर लेंगे। तो अगर ये फर्स्ट एंट्री हम देखें तो ये बनता है 0001। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 और फिर उसके बाद 01 इस जगह पे आता है, तो यहाँ पे एक 1 प्लेस किया हुआ है जो कि ये वाला 1 है। इस तरीके से फिर D1 कॉलम के लिए हम के मैप क्रिएट कर लेंगे और D0 कॉलम के लिए हम के मैप क्रिएट कर लेंगे। जब हमारे पास ये के मैप आ जाएंगे तो इन के मैप को देख के हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अपना लिख लेंगे। के मैप का टॉपिक अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर बहुत डिटेल से ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 2 ग्रुप बन जाएंगे। इस तरीके से इन 2 वंस की ग्रुपिंग हो जाएगी, इन 2 वंस की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये अकेला रह जाएगा और इस तरीके से ये जो 1 है ये अकेला रह जाएगा। तो इनके अगेंस्ट फिर हम आंसर लिख लेंगे। तो ये जो के मैप है ये D2 कॉलम का है, उसके बाद D1 कॉलम का है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इन 2 की ग्रुपिंग हो रही है, इस तरीके से इन 2 1 की ग्रुपिंग हो रही है।
इन दोनों वंस की ग्रुपिंग हो रही है और इन दो की ग्रुपिंग हो रही है। तो इन तमाम ग्रुपिंग के अगेंस्ट हम अपना आंसर लिख लेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो D0 कॉलम था उसका भी के मैप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस के मैप के अकॉर्डिंग इस कॉलम का सिंप्लीफाइड आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए हैं, इन एक्सप्रेशन को देखते हुए हम अपना सर्किट डिजाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट है, इसके अंदर अगर देखें तो ये हमारे पास एक एक्स इनपुट मौजूद है। इस पे अगर हम जीरो प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ये जो काउंटर है ये अप काउंट करेगा, और अगर यहाँ पे हम वन प्रोवाइड करेंगे तो ये काउंटर डाउन काउंट करेगा। इसके अलावा जो इसमें इनपुट्स आ रही हैं, एक क्लॉक की इनपुट है जो कि इस कंप्लीट सर्किट पे अप्लाई हो रही है, उसके साथ दूसरा क्लियर की इनपुट है जो इस सर्किट को रीसेट करने के लिए यूज होगी। और अगर आउटपुट्स की बात की जाए तो इसके अंदर तीन आउटपुट्स हैं, Q0, Q1 और Q2। तो इस सर्किट को अगर हमने एबल लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें पहले तो तमाम इनपुट और आउटपुट के अगेंस्ट पिन डिफाइन करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये तीन इनपुट्स हैं, क्लॉक, क्लियर और एक्स। तो आईसी की पिन नंबर 1, 2, 3 इनके लिए यूज होंगी। इस तरीके से जो तीन आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2, उसके लिए पिन नंबर 21, 22 और 23 यूज होंगी। और इसके साथ लिखा हुआ है इस टाइप रजिस्टर बफर, मतलब हम क्यू वाली आउटपुट यूज कर रहे हैं, क्यू नॉट वाली आउटपुट यूज नहीं कर रहे इसके लिए। अगर क्यू नॉट वाली आउटपुट हम यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इन्वर्ट लिखा होता। उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, वही इक्वेशन जो कि के मैप से हमने निकाली है, Q0 की, Q1 की और Q2 की, उसको एबल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉट Q0, यहाँ पे है Q0 एक्सक्लूसिव और Q1 एक्सक्लूसिव और X। तो ये अगर मैं आपको ऊपर इक्वेशन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0 एक्सक्लूसिव और Q1 एक्सक्लूसिव और X, और दूसरी ये लिखी हुई है D0 इज इक्वल टू Q0। और फिर इसी तरीके से जो थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आया था Q2 का, वो कंप्लीट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमारा सर्किट है ये क्लॉक इनपुट पे काम करेगा। और इस तरीके से अगर हमने इस सर्किट को रीसेट करना हो तो हम एक्टिव लो क्लियर का सिग्नल इस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। इस टेस्ट वेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो शुरू में ये बताया हुआ है कि अगर क्लियर वाली इनपुट जीरो होगी तो एक्स इनपुट की जगह पे हम कुछ भी अप्लाई करें, मतलब वन अप्लाई करें या जीरो अप्लाई करें, तो हमारा सर्किट कोई काम नहीं करेगा, ये जीरो पे ही रहेगा। अगर क्लियर को हम वन कर दें और उसके बाद हम एक्स की जगह पे जीरो अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा सर्किट अप काउंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 0, 0 था, तो उसके बाद 0, 0, 1 हो गया। उसके बाद दोबारा से जीरो अप्लाई किया हुआ तो 0, 1, 0 हो गया, और जब तक हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करते रहेंगे हमारा सर्किट अप काउंट करता रहेगा। और उसके बाद जब हम यहाँ पे वन प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हमारा सर्किट डाउन काउंट करना शुरू कर देगा, मतलब 0, 0, 0 से जो डाउन काउंट बनता है वो 7 बनता है। तो उसकी बाइनरी लिखी हुई है, उसके बाद फिर 6 है, फिर 5 है, और इस तरीके से ये टेस्ट फैक्टर एंड तक हम डिफाइन कर देंगे। जिस तरीके से ये टेस्ट फैक्टर को हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर हम ट्रुथ टेबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल ये आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर एक तो ये होगा कि हमने जो एक्सटर्नल इनपुट है वो भी बतानी होगी, मतलब क्लियर का सिग्नल क्या है, एक्स का सिग्नल क्या है, और इसके साथ हमने करंट स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो Q2, Q1, Q0 ये करंट स्टेट को मेंशन कर रहे हैं। एक्स इसके अंदर ये डिफाइन करेगा कि हमने अप काउंट करना है या फिर डाउन काउंट करना है। और उसके साथ जो वन है ये क्लियर का सिग्नल है। क्लियर अगर जीरो होगा तो हमारा कंप्लीट सर्किट क्लियर ही रहेगा, इसके अंदर किसी किस्म की काउंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर पे जीरो अप्लाई किया तो फिर ये मैटर नहीं करता कि हम एक्स, Q2, Q1 और Q0 पे क्या अप्लाई करेंगे, हमारा सर्किट जीरो ही रहेगा। जब क्लियर वन हो जाएगा और एक्स पे हम जीरो अप्लाई कर देंगे तो फिर जो भी हमारी करंट स्टेट होगी, मतलब 0, 0, 0 है तो इससे हमने अप काउंट करना है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0, 0, 1 आ जाएगी। और इस तरीके से जब तक हम जीरो अप्लाई करते रहेंगे हमारा सर्किट अप काउंट करता रहेगा। और फिर जब हम वन अप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारी करंट स्टेट होगी उससे हम डाउन काउंट करना शुरू कर देंगे। एबल लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारा सर्किट है उसको हम स्टेट डायग्राम के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टेट डायग्राम के थ्रू मेंशन करने से पहले एक काम हमें ये करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट स्टेट्स असाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 0, 0 को स्टेट ए असाइन की गई है, इस तरीके से 0, 0, 1 को बी, और इसी तरीके से आगे C, D, E, F, G, H तक तमाम स्टेट्स असाइन कर दी गई हैं। अब जब ये स्टेट्स असाइन कर दी गई हैं तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू हम नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेथड ये है जिसके अंदर इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट यूज की जाती है। यहाँ पे ये जो स्टेट लिखी हुई है ये करंट स्टेट है, मतलब अगर हम स्टेट ए पे मौजूद हैं और इफ
एक्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो हम डाउन काउंट करेंगे, मतलब इससे प्रीवियस स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो जो लास्ट वाली स्टेट थी वो एच थी। अगर हम 0 0 0 पे मौजूद हैं और हम एक्स पे 1 प्रोवाइड करते हैं तो हम एच पे मतलब 1 1 1 पे आ जाएंगे, तो ये डाउन काउंट हो रहा है। एल्स का मतलब है कि अगर एक्स पे हम 1 प्रोवाइड ना करें, 0 प्रोवाइड करें, तो उस केस में हम अप काउंट करेंगे तो स्टेट ए से हम स्टेट बी पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम स्टेट बी पे मौजूद हैं और इफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो हम डाउन काउंट करके ए पे आ जाएंगे। एल्स मतलब अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हम सी पे पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से हमने स्टेट डायग्राम को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये मेथड है इफ देन एल्स का, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम स्टेट डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड नॉर्मली तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास दो कंडीशंस ना हो, सिर्फ एक ही कंडीशन हो, मतलब हम सिर्फ अप काउंट कर रहे हैं या फिर डाउन काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट डायग्राम दिखाई गई है गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, उसके अंदर जस्ट अप काउंट का जिक्र किया हुआ है, मतलब हम स्टेट ए पे मौजूद हैं तो गो टू बी, मतलब हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाएंगे। इस तरीके से स्टेट बी पे मौजूद हैं तो गो टू सी, हम स्टेट सी पे पहुंच जाएंगे। तो गो टू स्टेटमेंट के अंदर अप काउंट के लिए एक अलग टेबल क्रिएट होगा और डाउन काउंट के लिए अलग टेबल क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया हुआ। तो इस जगह पे हमारी 3 बिट काउंटर की जो एग्जांपल है वो एंड हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो है डिज़ाइन एग्जांपल ऑफ एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम। ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और पेपर के अंदर नॉर्मली ये नहीं आती, तो इस वजह से इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और इस एग्जांपल को स्किप करने के साथ ही हमारा ये लेक्चर भी एंड हो रहा है, क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग लेक्चर है उसके अंदर यही एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम टॉपिक्स की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।